हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो आज के वीडियो में टीचिंग एप्टीट्यूड का जो वीडियो है उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में हम देखने वाले हैं। ये जो नाम है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ये बेंजामिन ब्लूम के नाम से पड़ा है। ठीक है, तो जिसने टीचिंग से रिलेटेड जो एजुकेशन कमेटी होती है उसको चलाया था। ठीक है, तो इसमें उसने 3 अप्रोचेस बताए हैं। ठीक है, कि किस वे में जो स्टूडेंट है वो जो है अपना लर्निंग जो है वो कैरी कर पाता है या कंप्लीट करता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, तो उनको भी इस तरह के अलग अलग वीडियोस की मदद मिलती रहेगी। चलते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्या होती है। सो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग तरह के अप्रोचेस है। इसमें जो है उसने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में एक पिरामिड दिया है। अभी इस पिरामिड को जान लेते हैं कि क्या दिया है इसने इस पिरामिड में, जिसको उसने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इस तरह का नाम दिया है। तो सबसे पहले हम नीचे से जाते हैं। नीचे से पहले तो क्या करता है कोई भी स्टूडेंट कि नॉलेज गेन करता है। ठीक है, मतलब जैसे हमने मेमोरी लेवल में देखा था कि फैक्ट्स, फिगर्स या रिकॉलिंग, रिमाइंडरिंग, ठीक है, कुछ लर्न करना रिपीटेडली जो भी है स्टडी, तो वो करते रहना। तो यहाँ पे जो होता है नॉलेज गेन किया जाता है। यहाँ पे हम रिटर्न मतलब क्या नोट डाउन करते हैं, लिस्टिंग करते हैं, नेमिंग करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे अलग अलग कुछ नया डिस्कवर करते हैं। तो नॉलेज में ये होता है। ठीक है, उसके बाद वाली जो स्टेप है वो है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या कि जो भी हमने नॉलेज गेन किया है उसको अंडरस्टैंड करना। ओके, देन उसको ट्रांसलेट करना, समराइज़ करना उसको अपने लैंग्वेज में, अपने ओन लैंग्वेज में, कि जिससे हमें खुद को वो क्या हो पता चल जाए। डेमोन्स्ट्रेट करना उसको, मतलब प्रैक्टिकल वे में उस नॉलेज को दिखाना एंड डिस्कस करना। ठीक है, हमने जो पढ़ा है उसमें अलग अलग लोगों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसको जानना। तो यहाँ पे होता है कॉम्प्रिहेंशन, मतलब जो नॉलेज गेन किया है उसको थोड़ा डिस्क्राइब या फिर थोड़ा सा एक्सपांड करना, वो आता है कॉम्प्रिहेंशन में। उसके बाद नॉलेज को अप्लाई करना चीज़ों पे, यूजिंग एंड अप्लाइंग नॉलेज। नॉलेज को क्या करना, यूज़ करना एंड अप्लाई करना। यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, क्या करना कि ऐसी मेथड्स यूज़ करना, अलग अलग तरह के टूल्स यूज़ करना, मेथड्स यूज़ करना, जिससे जो भी नॉलेज गेन करने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ डाउट्स, क्वेरीज है, तो उनको सॉल्व करना। ठीक है, मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना यानी कि क्या कि फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल्स है। हम यहाँ पे टीचर स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं कि टीचर जितना जितना ज़्यादा खुद को प्रिपेयर करेगा उतना उतना वो स्टूडेंट को क्या कर पाएगा, ज़्यादा नॉलेज जो है वो दे पाएगा। सो यहाँ पे मैनिपुलेटिंग जो फैक्टर है वो कौन है, टीचर। मतलब टीचर खुद को क्या कर रहा है, इम्प्रूव कर रहा है, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टूडेंट्स पे पड़ेगा। सो यहाँ पे बताया ये गया है कि मैनिपुलेशन यानी कि 2 कोई भी वेरिएबल्स अगर हो तो एक वेरिएबल का इफेक्ट जो है उस पर अगर हम कंट्रोल करते हैं, जैसे हम केमिस्ट्री लैब में देखते हैं कि 2 जो केमिकल्स है, तो एक केमिकल पे हम अगर कंट्रोल करेंगे तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, दूसरे केमिकल पे रिएक्शन हो जाएगी। तो मैनिपुलेट करना। उसके बाद डिज़ाइन करना, कुछ अलग नया, अगर आपको मेथड जो है या मॉडल होगा, ठीक है, अलग कोई कॉन्सेप्ट है, थियोरी है, तो उसको डिज़ाइन करना। एक्सपेरिमेंटेशन करना, एक्सपेरिमेंट में भी यही आता है कि आप क्या करते हो, चीज़ों को अप्लाई करते वक्त एक्सपेरिमेंट करते हो कि एक चीज़ का दूसरे चीज़ पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे एग्जाम्पल, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू एप्लीकेशन किया जाता है उस नॉलेज का, थियोरी का, कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस। व्हाट इज़ एनालिसिस? आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग पैटर्न्स, मतलब क्या क्या पैटर्न्स, सेम रिपीटेड पैटर्न्स आ रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ आइडियाज़, आपके दिमाग में जो भी आइडियाज़ है, कभी एक टाइम पे एक आइडिया आती है, तभी किसी टाइम पे दूसरी आइडिया आ जाती है, कभी तीसरे टाइम पे तीसरी। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ऐसे लिखते हैं, कोई आर्टिकल लिखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा आर्टिकल हमारे दिमाग में एक ही बार आता है। नो, हम जब जैसे जैसे आर्टिकल लिखने लगते हैं तब हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आने लगती है, अलग अलग थॉट्स आने लगते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं सिक्वेंशियल ऑर्डर में। पहले पैरा में क्या आएगा, दूसरे में क्या, एंड पैराग्राफ में क्या आएगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं।
तो यहाँ पे भी एनालिसिस करना यानी कि क्या, जो भी आपने सीखा है पढ़ा है उसका एनालिसिस डीप वे में स्टडी करना। देन रिकॉग्नाइजिंग ट्रेंड्स, नए नए जो ट्रेंड्स आते रहते हैं उसके बारे में स्टडी करना, लेटेस्ट जो है नॉलेज को अपडेट करना, ठीक है। ट्रेडिशनल नॉलेज को आपने जो सीखा है उसी में और क्या क्या नए ट्रेंड्स आए हैं उसके बारे में उसको पहचानना। उसके बाद है सिंथेसिस। व्हाट इज सिंथेसिस, कि जो भी पुरानी कॉन्सेप्ट्स है, ओल्ड कॉन्सेप्ट्स, टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, यूज़ करना पुरानी चीज़ों को। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑथर अगर कोई बुक लिखता है तो वो क्या करता है कि पुराने कोई रेफरेंसेस अगर हो, फॉर एग्जांपल एक हिस्टोरिकल बुक उससे लिखनी है, वो क्या करेगा, डायरेक्टली हिस्ट्री तो उससे वैसे के वैसे मालूम नहीं है तो ऑब्वियसली उसको क्या लेनी पड़ेगी, पिछला कोई अगर लिटरेचर है, कोई बुक्स है उस हिस्ट्री से, उस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो पढ़ेगा, उस पर स्टडी करेगा और उस पे स्टडी करके वो एक नया बुक सामने लाएगा, ठीक है। सो यूजिंग ओल्ड कंसेप्ट्स टू क्रिएट न्यू आइडियाज़, डिज़ाइन एंड इन्वेंशन, उसको डिज़ाइन करना, रिनोवेट करना, इनोवेट करना, कंपोज करना। जैसे अभी हम देखते हैं सॉन्ग्स भी क्या हो रहे हैं, पुराने सॉन्ग्स को रिमिक्स किया जा रहा है, तो इसी तरह से मतलब कि सिंथेसाइज करना। इमेजिनिंग, ओके, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, इन्फरिंग, मॉडिफाइंग, प्रिडिक्टिंग एंड कंबाइनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। पर इन शॉर्ट हम यहाँ पे रिमिक्स का जो एग्जाम्पल है दैट इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सिंथेसिस। देन इवैल्यूएशन, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है उसको इवैल्यूएट करना। असेसिंग थ्योरीज, जो भी अलग अलग थ्योरीज है उसको स्टडी करना, उसका इवैल्यूएशन करना कि ये जो है थ्योरी है इसमें जो बोला गया है तो ये ऐसा क्यों है। कंपैरिजन ऑफ आइडियाज़, जो भी आइडियाज़ है दो आइडियाज़ के बीच में कंपेयर करना, कौन सी आइडिया बेस्ट है तो बेस्ट सुटेबल आइडिया को अप्लाई करना, ये सारी चीज़ें। इवैल्यूएटिंग आउटकम, पहले ही हम जो डिसीजन लेने जा रहे हैं, कोई आइडिया कोई थ्योरी अप्लाई करने जा रहे हैं तो उसको पहले इवैल्यूएट करना, किसके बेसिस पे, कि पहले आउटकम, इसमें से आउटकम क्या निकलेगा, ओके, आउटकम क्या निकलने वाला है इससे हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बिजनेसमैन का एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वो क्या करता है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट वो बिजनेस में करना चाहता है तब वो क्या करता है, पहले ही आउटकम को मेजर करता है कि इसमें से मुझे कितना प्रॉफिट मिलने वाला है। तो आउटकम को एनालाइज करने के बाद ही वो क्या करता है, उस चीज़ में या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अगर विदाउट कंसिडरिंग द आउटपुट ही इन्वेस्ट हिज मनी, व्हाट विल हैपन, ही मे इनकर लॉस, उसको लॉस भी हो सकता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनसर्टन सिचुएशंस आ सकती है, तो उसको कंसिडर करना भी ज़रूरी है। सॉल्विंग, जजिंग, रिकमेंडिंग एंड रेटिंग, यहाँ पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, कुछ डाउट्स क्वेरीज आती है तो जज किया जाता है कि ये जो आइडिया है यहाँ पे अप्लाई करना ठीक है या नहीं है, उसके फ़ायदे और नुकसान। रिकमेंड किया जाता है, अगर वो अच्छी है, आइडिया बेस्ट है, सूटेबल है किसी एक मतलब प्रोजेक्ट को, तो वो आइडिया दूसरों को भी रिकमेंड की जाती है। एंड उस आइडिया को, अगर वो थ्योरी, कंसेप्ट या आइडिया जिसको आपने इवैल्यूएट किया है, अगर उसमें से ये आपको पता चला कि येस दिस इज़ द आइडिया दैट इज़ बेस्ट सूटेड फॉर आवर प्रोजेक्ट, कोई एक फॉर्मूला हो सकता है, तो उसको फिर रेटिंग दी जाती है कि दिस इज़ द बेस्ट। जैसे कि अभी भी हम वो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक क्या है, एक टैक्सोनॉमी है, मतलब एक तरह का जो कमेटी का जो हेड था उसने दिया है, तो ये भी क्या है, ये भी हम टीचिंग में यूज़ करते हैं, ओके, तो ये भी यूजफुल है। तो इसी तरह से आप यहाँ पे KCAASE इस तरह से शॉर्ट में इसको ध्यान में रख सकते हो। तो हमने देखा था कि जो है ये टैक्सोनॉमी ये किसने दी थी, ब्लूम्स, बेंजामिन ब्लूम chaired the committee of educators that devised the taxonomy. Bloom's taxonomy is a set of 3 hierarchical models. 3 hierarchical models यूज कर रहा है. Classify educational learning objectives into levels of complexity and specificity. 3 list cover the learning objectives, मतलब यहाँ पे 3 cognitive, affective and sensory, ठीक है, 3 तरह के डोमेन्स दिए हैं यहाँ पे उसने। कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये 3 तरह के डोमेन्स दिए हैं जिसके बेसिस पे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को जाना जाता है। तो देखेंगे हम आगे। अभी ये जो हमने देखे पहले, ठीक है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एनालिसिस, एप्लीकेशन, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन,
तो बाद में ब्लूम्स का ही एक स्टूडेंट था जो एंडरसन उसका नाम था, ठीक है, एंड उसके साथ साथ डेविड क्रैथवोल, इन दोनों ने मिलके उसको रीअरेंज किया। वही जो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी थी उसको रिक्वायरमेंट के अनुसार रीअरेंज किया। क्या क्या चेंजेस हुए? तो पहला तो है नॉलेज को उन्होंने रिमेम्बरिंग किया। येस, लेवल 1 पे रिकॉल फैक्ट्स, मतलब वही जो मीनिंग है वो सेम है, बट उसको वहाँ पे हमारा जो नाउन फॉर्म में था यहाँ पे क्या है, वर्ब फॉर्म में है। ओके, देन अंडरस्टैंड करना, एक्सप्लेन आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट। उसके बाद अप्लाई करना, यूज़ इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन टू आंसर क्वेश्चंस और सॉल्व प्रॉब्लम। उसके बाद एनालिसिस, इवैल्यूएट एंड क्रिएट, प्रोड्यूसिंग समथिंग न्यू। तो देखते हैं एक एक करके। रिमेंबर, नॉलेज में जो भी हमने देखा वही इसमें आएगा। रिकॉलिंग करना है फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, कॉन्सेप्ट्स को। उसके बाद अंडरस्टैंड करना है उसी आइडियाज़ एंड कॉन्सेप्ट्स को। जो हमने अंडरस्टैंड किया है उसको बाद में अप्लाई करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे। न्यू जो अलग अलग प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, सिचुएशंस आएंगी उसमें उनको एनालाइज करेंगे कि कैसे ये जो आइडियाज़ हमने अप्लाई की है वो यूज़फुल रही। टेक अपार्ट इन्फॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप, कॉज एंड करेक्शन, मतलब ये जो आइडिया हमने यूज़ की तो ये पिछले आइडिया से बेटर है या नहीं, या इससे और ज़्यादा अलग कौन सी आइडिया यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से एनालिसिस करना। जस्टिफाई स्टैंड और पोजीशन, इवैल्यूएट करना कि जो भी आइडिया है वो बेस्ट है या नहीं। एंड क्रिएट, मतलब उससे कुछ नया अलग क्रिएट करना। तो ये है रीअरेंज किया हुआ ब्लूम्स के स्टूडेंट्स ने। यहाँ पे हमने जो देखा कि ये जो हमने अभी देखा इवैल्यूएशन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, और जो रीअरेंज किया हुआ जो देखा, ठीक है, उसके स्टूडेंट्स ने क्या टैक्सोनॉमी। ये जो हमारा था वो कौन सा डोमेन था? इट इज़ दी कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव यानी कि क्या, कि जिससे हमारी थिंकिंग एबिलिटी या कैपेसिटी का पता चलता है। ओके, कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग एबिलिटी, ये हमने देखा, ठीक है। मतलब सारी जो हमने नाउन फॉर्म में भी जो टैक्सोनॉमी देखी या वर्ब फॉर्म में भी जो टैक्सोनॉमी देखी, उन दोनों में किस तरह की प्रोसेस है जिसमें हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को यूज़ करना है, चाहे वो अंडरस्टैंडिंग हो, रिमेंबरिंग हो, एनालाइजिंग हो, इवैल्यूएशन हो, अप्लाइंग हो। ओके, उसके बाद है अफेक्टिव डोमेन। व्हाट इज़ अफेक्टिव डोमेन? ठीक है, सो अफेक्टिव यानी कि डेवलप एंड नर्चर डिज़ायरेबल पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट फॉर हिज और हर बेटर एडजस्टमेंट इन सोसाइटी। मतलब जो भी स्टूडेंट है तो उसको इस तरह से तैयार करना या नर्चर करना, या फिर उसको इस तरह से प्रिपेयर करना, आप बोल सकते हो। सो उसको प्रिपेयर करना, सोसाइटी में वो अच्छे तरीके से बिहेव कर पाए, इस तरीके से उसको तैयार करना है। ये होता है अफेक्टिव डोमेन। ओके, जिसकी वजह से वो सोसाइटी में बेहतर तरीके से क्या हो सके, एडजस्ट हो सके। उसके बाद है इट डील्स विथ एटीट्यूड। एटीट्यूड आता है इसमें, मोटिवेशन आता है। ओके, मतलब स्टूडेंट को क्या किया जाता है, अलग अलग तरह से उसका एटीट्यूड डेवलप किया जाता है, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। ओके, कि जो है अलग अलग वो चैलेंजेस फेस करेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो वो चैलेंजेस फेस करते वक्त उसकी जो पॉजिटिविटी है वो बनी रहनी चाहिए। इस तरह का उसका एटीट्यूड डेवलप किया जाता है। उसको अलग अलग सिचुएशंस में या अलग अलग उसने अगर कुछ काम किया हो, अच्छा परफॉर्म किया हो, तो उसको मोटिवेट किया जाता है। विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट, उसको अलग अलग चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को बोला जाता है। वैल्यूइंग व्हाट इज़ बीइंग लर्नर, मतलब क्या, कि लर्नर मतलब क्या, कि सिर्फ और सिर्फ जो टीचर पढ़ाएंगे वही लर्निंग है? नो, उसके अलावा जो भी टीचर बताएंगे अलग अलग चीज़ों के बारे में, और जब वो जो स्टूडेंट या लर्नर है वो सोसाइटी में जब बिहेव करेगा वहाँ पे भी वो कुछ अलग चीज़ें सीखेगा। तो इस तरह से अल्टीमेटली इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यूज़ ऑफ डिसिप्लिन, उसमें डिसिप्लिन लाना ये नेसेसरी है। सो यहाँ पे इंटरनलाइजिंग वैल्यूज़, वैल्यू सिस्टम इज़ इंटरनलाइज्ड एंड कंट्रोल्स बिहेवियर। वैल्यू सिस्टम मतलब जो भी स्टूडेंट ने सीखा है, अपने आप में जो वैल्यूज़ इनकलकेट की है, इज़ इंटरनलाइज्ड एंड कंट्रोल्स बिहेवियर, जो क्या क्या करती है, हमारे निगेटिव बिहेवियर को कंट्रोल में रखती है। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल हम दो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए जो है वो बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है, ड्यू टू हिज एनवायरनमेंट, ठीक है, जो वो जिस तरह के एनवायरनमेंट में बढ़ा है उस वजह से। बट बी जो है वो बहुत ही काम एंड कूल है,
जो भी कोई निगेटिव सिचुएशन आएगी तो जो पर्सन ए है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव वे से वो रिएक्ट करेगा, जिसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा, उसके खुद पे, मूड पे भी पड़ेगा, एटीट्यूड पे भी पड़ेगा, ठीक है। उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो भी घटेगा, एंड जो सामने वाला पर्सन जिस पे वो उसने अपना एग्रेशन दिखाया है उस पे भी उसका क्या पड़ेगा, निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। बट बी के केस में ऐसा नहीं है, वो अपनी वैल्यूज़ जो है, कूल एंड काम जो है, तो उसकी वजह से वो क्या कर पाएगा, उस चैलेंजिंग सिचुएशन में भी खुद को काम रख पाएगा, एंड उस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोई ऐसा सॉल्यूशन निकालेगा कि जो है किसी को भी, किसी के ऊपर भी उसका निगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो वैल्यू सिस्टम का मतलब ये है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशन? कि प्रायोरिटाइज वैल्यूज एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट बिटवीन देम। मतलब क्या कि आपके जो भी चैलेंजेस है, डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, तो उसको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना कि जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप उसको रिजॉल्व करते जाना, जिसकी वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, ठीक है, कि मेरा ही सही है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत हो, इस तरह से जो कन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं उसको क्या कर पाना, अच्छी तरीके से डील कर पाना। वैल्यूइंग प्लेसेस वैल्यू ऑन बिहेवियर, आइडिया, पर्सन, सिचुएशन एक्सेट्रा। मतलब क्या कि जो भी चीज़ें, जो भी पर्सन्स हमारे आसपास होते हैं, या बिहेवियर उस पर्टिकुलर ग्रुप का, ठीक है, या फिर कोई भी सिचुएशन हो, तो उसको वैल्यू देना, को किसी भी तरह की हो, पॉजिटिव निगेटिव, बट उसको वैल्यू दे के उससे क्या करना, कुछ ना कुछ लर्न करना, सीख पाना। उसके बाद है रिस्पॉन्डिंग। लर्नर एक्टिवली रिस्पॉन्ड्स एंड पार्टिसिपेट। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है कि इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जो लर्नर है तो वो क्या कर पाए, अपने ओपिनियंस, व्यूज़, आइडियाज़, थॉट्स को एक्टिवली सामने रख पाए, पार्टिसिपेट कर पाए अलग अलग एक्टिविटीज़ में। रिसीविंग, लर्नर इज़ विलिंग टू पे अटेंशन एंड लिसन विथ रिस्पेक्ट। रिसीव कर रहा है हो, वो रिसीव कब कर सकता है, जब वो एकदम एक्टिवली, पेशेंटली सामने वाले को सुन रहा है, टीचर को सुन रहा है, एंड लिसन विथ रिस्पेक्ट। ओके, सो वो अगर मतलब उसकी इच्छा नहीं है और वो सुन रहा है, ओके, तो उसके मन में बाद में क्या आएगा कि कब ये जाएगा, कब ये पर्सन जाएगा। बट अगर वो पेशेंटली, विलिंगली, विथ रिस्पेक्ट सुन रहा है, तो उसको क्या होगा कि ये सामने वाला पर्सन जो बता रहा है वो क्या बता रहा है, कुछ सीखने, इससे कुछ सीखने का हमारे काम में आ सकता है, तो हम क्या करेंगे, उसको पेशेंटली सुनेंगे। ओके, बट अगर उसको विलिंगनेस टू पे, मतलब क्या कि विल ही नहीं है उसको सामने वाले को सुनने की, तो वो क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा। तो इस तरह से हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है वो आगे जाता है। तो इसी को भी आप क्या कर सकते हो, इनिशियल लेटर्स को चूज़ कर सकते हो, RRVOI, इस तरह से आप उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज साइकोमोटर डोमेन। व्हाट इज साइकोमोटर डोमेन? कि यहाँ पे साइकोमोटर मतलब आपके फिजिकल मूवमेंट्स, मतलब आप कोई भी काम या एक्टिविटी जब करते हो, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो कार चलाना हो, कोई स्किल सीखना हो, ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। कोऑर्डिनेशन, मतलब आप कोई काम कर रहे हो तो उसमें कोऑर्डिनेशन है क्या, या आप बहुत ही कंफ्यूजिंग वे से वो काम कर रहे हो, तो कोऑर्डिनेशन एंड यूज़ ऑफ द मोटर स्किल एरियाज। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है देखते हैं। पहले तो आता है इमिटेशन। व्हाट इज़ इमिटेशन? स्टूडेंट लर्न्स बाय वॉचिंग एंड कॉपिंग। मतलब क्या कि वो सिर्फ जो भी स्टूडेंट है, तो पहले तो जो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट आप देखोगे एंड जो ग्रेजुएशन जो कर रहा है वो स्टूडेंट को आप देखोगे, तो दोनों में क्या फ़र्क रहेगा, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला स्टूडेंट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ टीचर को सुनता है, उनको कॉपी करता है, वो जो बोल रहे हैं उसको सुनता है, ठीक है, बट वो अपना ओपिनियन उस टाइम पे नहीं दे पाता है ड्यू टू हिज मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे इमिटेशन करना यानी टीचर का जो कहा गया है उसको कॉपी करना। मैनिपुलेशन यानी कि क्या, एक्शंस आर परफॉर्म थ्रू मेमोराइजेशन और बाय फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। मैनिपुलेशन मतलब क्या कि जो भी टीचर है वो स्टूडेंट को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स देते हैं कि ये होमवर्क करके लाओ, ये डायग्राम निकाल के लाओ, देन ये टेबल्स को लर्न करके आओ। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्टूडेंट को वो टोटली मैनिपुलेशन मतलब क्या कि उसको उसका बिहेवियर चेंज करने के लिए, उसको एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिलाने के लिए वो उसको उसके थिंकिंग को मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह से उसको इंस्ट्रक्शंस देके। ठीक है,
तो इसको हम मैनिपुलेशन बोलेंगे। उसके बाद है प्रेसिजन। प्रेसिजन मतलब कि जो भी वो काम करेगा, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट। परफॉर्मेंस बिकम्स मोर एक्सपर्ट एंड एक्शंस आर मोर प्रिसाइज। मतलब क्या कि जो भी वो परफॉर्म करेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा इफ़िशियंट होगा, एक्सपर्ट होगा, उसके स्किल्स डेवलप हो चुके होंगे, एंड जो भी उसके एक्शंस है वो कैसे होगी, प्रिसाइज होगी, एक्यूरेट होगी। ओके। उसके बाद आर्टिकुलेशन। सेवरल स्किल्स कैन बी परफॉर्म टुगेदर इन हारमोनियस वे। एक ही टाइम पे वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। मतलब एक ही टाइम पे वो कोई ऐसे लिख सकता है, एक ही टाइम पे वो कुछ इनोवेटिव नया सोच सकता है, अपने अगले प्रोजेक्ट के बारे में वो सोच सकता है। तो हारमोनियस वे मतलब क्या कि सारी जो एक्टिविटीज़ है उसकी वो एक हारमोनी में है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे आर्टिकुलेशन। उसके बाद जो वो जब प्रैक्टिस 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 करते जाएगा कोई भी चीज़ को, मतलब ये सारी चीज़ें उसको कहाँ लेके जाएगी, जो भी इमिटेशन से लेके आर्टिकुलेशन तक की जो चीज़ें हैं वो उसको नेचुरलाइजेशन की तरफ ले जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस के थ्रू वो उसके नेचर में ही बैठ जाएगा। हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अचीव्ड विद एक्शंस बिकमिंग सेकंड नेचर। ओके, उसका हाई लेवल परफॉर्म करने की जो भी प्रैक्टिस है या आदत है वो उसका सेकंड नेचर ही बन जाएगा। मतलब वो पूरे उसके रूटीन में आ जाएगा। तो ये होता है नेचुरलाइजेशन। तो ये जो थे हमारे 3 तरह के डोमेन्स थे जो हमने आज के वीडियो में देखे। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।